हेलो, गुड डे। कल हम लोग एक नई तरह के करंट के बारे में जाना जिसे डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट करंट तब बहती है व्हेन देयर इज ए चेंज इन द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कन्वेंशनल करंट जो है वो तो बहती ही बहती है तार से होकर के। कैपेसिटर के चार्जिंग का केस ले लिया जाए तो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ड्यूरिंग चार्जिंग एंड ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग आल्सो, जिसके करस्पॉन्डिंग एक करंट बहती है जिसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। एक्सप्रेशन भी हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया था डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए। अब कुछ बेसिक लॉज जो अनकनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में काम करने वाले साइंटिस्ट द्वारा और मैग्नेटिज्म के क्षेत्र में काम करने वाले साइंटिस्ट द्वारा अलग अलग किए गए थे। दोनों में कोई कनेक्शन नहीं था। इन्हीं बेसिक लॉज जो हैं, ये चार हैं, इन्हीं पर आधारित है मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन। इन बेसिक इक्वेशंस में मैंने एक कल आपको बताया था गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मैं पुनः लिखूंगा नहीं, कल मैं डिस्कस कर चुका हूं। और ये स्टेट करता है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दैट टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में काफ़ी आपने पढ़ रखा है इंटरमीडिएट में, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करते हैं। ई डॉट डी एस एसोसिएटेड विथ ए क्लोज सरफेस, बंद सतह से जितना टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है, इट इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। जब टोटल चार्ज की बात हम कहते हैं तो सरफेस के अंदर कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, कितने नेगेटिव चार्ज हैं। जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव हों तो टोटल सम ऑफ द चार्ज विल बिकम इक्वल टू 0। लेकिन पॉजिटिव अधिक हो, नेगेटिव कम हो तो कुछ ना कुछ वैल्यू इसको आएगी। तो वेक्टर सम उसका ले लेते हैं, अलजेब्राइक सम लेते हैं चार्जेज का जो उस इनक्लोज सरफेस में होते हैं। तो मैं इसे लिख देता हूं। फर्स्ट, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैंने कल आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है चार्जेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज रुके हुए, चार्ज चल नहीं रहे, स्टैटिक अवस्था में पड़े, तो उसमें ये गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगता है। और मैथमेटिकली कल मैंने आपको मैथमेटिकल इक्वेशन लिखा था, ई डॉट डी एस इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंटल सरफेस डी एस, इंटीग्रेट कर दें सरफेस इंटीग्रल, तो एसोसिएटेड विद द सरफेस एंड सरफेस इज क्लोज्ड, तो उसके लिए एक सर्किल यहाँ बना लिया। सो दिस इज द वैल्यू फॉर टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स associated with a closed surface. This is equal to 1/ε0 times the total charge enclosed within the surface. इसका प्रयोग हम करेंगे आगे, इसलिए इसके डिटेल अभी और डिस्कस नहीं करते हैं। ऐसे ही जैसे कि गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसी के संगत, हालांकि गॉस ने इसको नहीं डेवलप किया था, लेकिन इसी तरह का एक लॉ यदि बनाने की कोशिश किया जाए, लिखने की कोशिश किया जाए, तो उसे हम कहेंगे, और गॉस ने चूंकि पेरेंट इक्वेशन जो दिया हुआ है गॉस ने दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, तो उसको हम कहते हैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। मैग्नेटोस्टैटिक्स में पुनः पोल्स स्थिर हैं, चल नहीं रहे, कोई उनमें स्टेशनरी कंडीशन में पड़े हुए हैं। गॉस के नाम से ही इसको हम जानते हैं, लेकिन पुनः मैं आपको बता दूं गॉस का इससे कोई संबंध नहीं। यह एनालॉगस इक्वेशन है
जो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आधार पर बनाया गया। तो दूसरा नियम जो हम विचार करेंगे जिसके ऊपर, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। चार्जेस स्थिर हैं, पोल्स स्थिर हैं, पोल्स चल नहीं रहे हैं। मैं पुनः आपको बता दूं, गॉस का इस जो नियम अभी लिखने जा रहे हैं, जो स्टेटमेंट आप देने जा रहे हैं, कोई संबंध नहीं। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आधार पे ही हम लोगों ने गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स लिखने का प्रयास करें तो क्या होगा। तो देखिए, इसको हम पहले लैंग्वेज दे दें। क्या है? इट स्टेट्स दैट, अब ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इट स्टेट्स दैट द टोटल नॉर्मल मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है E डॉट ds, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो ऑब्वियसली इसके लिए मैग्नेटिक इंडक्शन इनटू द स्मॉल एलिमेंटल एरिया BDS से लिखा जाएगा। तो इट स्टेट्स दैट द टोटल नॉर्मल मैग्नेटिक फ्लक्स associated with a closed surface is equal to, बिल्कुल उसी तरह से जैसे स्टेट किया है आपने गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, ठीक वैसे ही ये भी डिफाइन किया जाएगा। इट स्टेट्स दैट द टोटल नॉर्मल मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह पर मैग्नेटिक फ्लक्स associated with a closed surface is equal to म्यू जीरो टाइम्स, वो 1/ε0 टाइम्स था, यहाँ म्यू जीरो टाइम्स द टोटल पोल्स, उसमें टोटल चार्ज था, यहाँ टोटल पोल्स, पोल मीन्स मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हो तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, टोटल पोल्स associated with a closed surface is equal to mu 0 times the total poles enclosed within the surface, बिल्कुल एनालॉगसली ठीक वैसे ही इसको भी लिख डालेंगे जैसे गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखते हो, केवल इलेक्ट्रिक की जगह पर मैग्नेटिक का प्रयोग कर लेंगे। तो ये हो गया, इट स्टेट्स दैट द टोटल नॉर्मल मैग्नेटिक फ्लक्स associated with a closed surface is equal to mu 0 times the total poles enclosed within the surface। mu 0 आप जानते ही हो, परिचित हो। mu 0 is the permeability of air, space or vacuum, and here epsilon 0 is the permittivity of air, space and vacuum। तो इसको यदि लिखने की कोशिश करो तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी रिटन एज B dot ds, magnetic field into small elemental area ds, integrated surface integral, and the surface is closed over a closed surface integral over a closed surface of B dot ds। ये स्टेटमेंट हो गया, the total normal magnetic flux associated with a closed surface, इतना आ गया। this is equal to mu 0 times the total poles enclosed within the surface। अब टोटल पोल्स के बारे में राइट हैंड साइड लिखने के पहले मैं आपको एक तथ्य बता दूं जिसको शायद आपने कभी सोचा भी होगा, हो सकता है आपके संज्ञान में ये बात आई भी हो।
नहीं आई हो तो आप इस तरह से सोचिए, आपने पढ़ रखा है इंटरमीडिएट में कि एक बार मैग्नेट ले लिया जाए, छड़ चुंबक ले लिया जाए, दो भाग में तोड़ दिया जाए, दो हिस्सों में तोड़ा जाए तो दोनों मैग्नेट बन जाते हैं। 2 से 4 तोड़ो, 4 से 8, 8 से 16, तोड़ते चले जाओ तो जितने टुकड़े बनेंगे उस मैग्नेट के, सब अलग अलग इंडिविजुअल मैग्नेट बनते हुए चले जाएंगे। सबकी पोल स्ट्रेंथ वही रहेगी। क्या अंतर आएगा? केवल उसके मैग्नेटिक मूवमेंट में अंतर आएगा। पोल स्ट्रेंथ गुणे द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैंने कभी आपको बताया था, तो उस तरह की स्थिति। इलेक्ट्रिक डाइपोल, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated through a distance form an electric dipole, and the dipole moment is equal to charge into distance between them. ऐसे ही मैग्नेटिक डाइपोल बनेगा और मैग्नेटिक डाइपोल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया जाएगा। द पोल, द वैल्यू ऑफ द पोल, कितना नॉर्थ पोल की वैल्यू है, कितना साउथ पोल की वैल्यू है। इक्वल एंड अपोजिट पोल्स आर सेपरेटेड थ्रू सर्टेन डिस्टेंस, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोल इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द पोल जब करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकलेगी। अब पहले छड़ लंबा था, पोल स्ट्रेंथ वही थी, तो पोल स्ट्रेंथ गुणे लंबाई उसमें अधिक थी, ज्यादा आएगी वैल्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। दो हिस्से में तोड़ दिया, लंबाई कम हो गई, तो अब मैग्नेटिक डाइपोल की वैल्यू, मोमेंट की वैल्यू कम आएगी। जैसा जैसा छोटा होता जाएगा पोल स्ट्रेंथ तो वही रहेगा, पोल स्ट्रेंथ में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू में कमी आती हुई चली जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि आपने मैग्नेट को छोटा कर रखा है, लेंथ बिटवीन द पोल्स कम होता हुआ चला जा रहा है। एक ऑब्वियसली आप देख रहे हो, बार मैग्नेट जैसे जैसे छोटा होता जा रहा है वैसे वैसे दोनों पोल, एक सिरे पर नॉर्थ पोल है, एक सिरे पर साउथ पोल है। तो लगता है कि नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। इफ देयर इज ए नॉर्थ पोल देयर वुड बी सर्टेनली ए साउथ पोल। यदि नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल होगा, साउथ पोल है तो नॉर्थ पोल होगा। नॉर्थ पोल अलग नहीं हो सकता, साउथ पोल अलग नहीं हो सकता। जबकि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ये व्यवस्था है, यू कैन हैव प्रोटॉन, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। यू कैन हैव इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड कंडीशन, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज को इंडिपेंडेंटली पाया जा सकता है, नेगेटिव चार्ज को इंडिपेंडेंटली पाया जा सकता है। लेकिन मैग्नेटिज्म में हम बार मैग्नेट को टुकड़ों में तोड़ते जा रहे हैं, छोटा होता हुआ चला जा रहा है। एक सिरा उसका नॉर्थ पोल है, दूसरा सिरा उसका साउथ पोल है। और कितना ही छोटा मैग्नेट हो जाए तो इसी तरह छोटा करते हुए चले जाएं, मॉलिक्यूलर लेवल पर, एटॉमिक लेवल पर चले जाएं, तो एक सिरा उसका नॉर्थ पोल होगा, एक सिरा उसका साउथ पोल होगा। और नॉर्थ और साउथ पोल्स कम टुगेदर, दोनों आइसोलेट नहीं किए जा सकते, दोनों सेपरेट नहीं किए जा सकते। इसलिए टोटल नंबर ऑफ पोल्स विल बी इक्वल टू 0। जितने नॉर्थ पोल होंगे इनक्लोज सरफेस में उतने ही साउथ पोल होंगे। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ पोल्स जब करेंगे तो यदि 10 नॉर्थ पोल हैं तो 10 साउथ पोल होंगे। हर नॉर्थ पोल के साथ साउथ पोल का होना परम आवश्यक है, हर साउथ पोल के साथ नॉर्थ पोल का होना मस्ट है। इसलिए जितने नॉर्थ पोल होंगे और सबकी वैल्यू बराबर है, तो जितना नॉर्थ पोल है उतना ही साउथ पोल होगा। और इसलिए राइट हैंड साइड को 0 होना चाहिए। और इसी को हम कहते हैं मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट इन मैग्नेटिज्म। आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट दैट मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट इन मैग्नेटिज्म। तो आप इसका उत्तर दो पाओगे कि मैग्नेटिज्म में ये संभव नहीं है
कि हम नॉर्थ पोल को या साउथ पोल को इंडिपेंडेंटली प्राप्त कर सकें। यदि नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल जरूर होगा, यदि साउथ पोल है तो नॉर्थ पोल उसी की मात्रा का जरूर होगा। तो जितने नॉर्थ होंगे उतने ही साउथ होंगे उस सरफेस के अंदर, और इसलिए उसका टोटल सम करेंगे तो टोटल सम विल कम आउट टू बी इक्वल टू 0, और इस तरह से हमें राइट हैंड साइड पर शून्य प्राप्त होगा। इसकी कल्पना की जाए कि सबसे छोटा से छोटा मैग्नेट क्या हो सकता है। आप तोड़ते गए, एक सीमा होगी जिस सीमा तक आप बार मैग्नेट को तोड़ करके छोटा से छोटा छोटा से छोटा आप कर सकते हो। सबसे छोटा से छोटा मैग्नेट के बारे में यदि कल्पना आप करें तो ये मैग्नेट कौन सा होगा। एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और इलेक्ट्रॉन जब चलता है, चक्कर लगाता है, तो उसके साथ चार्ज चलता है, और चार्ज चलेगा तो फिर आपने पढ़ा ही है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यदि होगा डेल्टा का क्यू बाई डेल्टा टी, तो एक धारा बहेगी। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने के कारण एक धारा बहेगी, सर्कुलेटिंग करंट बहने लगेगी। यह जो बोर ऑर्बिट है जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है वह कॉइल की तरह व्यवहार करेगा, सर्कुलर ऑर्बिट की तरह व्यवहार करेगा, और उस सर्कुलर ऑर्बिट में एक सर्कुलर करंट प्रवाहित होगी। और आप जानते हो जब किसी कॉइल से कोई करंट प्रवाहित की जाती है तो कॉइल के अक्ष के अलांग, एक्सिस के अलांग एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर जाता है, जिसका एक सिरा नॉर्थ होता है, एक सिरा साउथ होता है। कौन सा सिरा नॉर्थ होता है ये भी आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा होगा, तो मैं बता दूं, यहां करंट बह रही है, करंट यदि इसके अकॉर्डिंग में बह रही है, करंट ऐसे बह रही है, यस जैसा लिखा गया, इसके एरो के अनुदिश बह रही है, उसके अनुसार बह रही है, तो ये साउथ पोल होता है। और कॉइल में बहने वाली करंट को यदि देखा जाए दूसरे एंड से, तो दूसरे एंड से ये दिखेगा, यहाँ करंट बह रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ करंट बहती हुई दिखेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे देखो हम उंगली चला रहे हैं, मैं उंगली चला रहा हूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जब इधर से मैं देख रहा हूं तो मैं इसी को आपकी तरफ से देखूं या आप देख रहे हो, आपको कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो सर्कुलर कॉइल से बहने वाली करंट एक तरफ से देखा जाए तो यदि क्लॉकवाइज है तो दूसरे तरफ से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। तो इसी कॉइल को जब दूसरी तरफ से देखोगे तो इधर से धारा तो क्लॉकवाइज चल रही है, इधर से धारा इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगी, और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है तो ये बन जाता है नॉर्थ पोल। इसको ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, ये आपने छोटे क्लासेज में पढ़ रखा होगा, ये नॉर्थ पोल है। If the current is flowing in the anti-clockwise direction, it will become a north pole. If the current is flowing in the clockwise direction, it will become a south pole. और एक ही कॉइल है, पतला से पतला कॉइल है, एक तरफ से यदि क्लॉकवाइज दिखता है तो दूसरी तरफ से कैसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। एक तरफ साउथ पोल बनेगा तो दूसरी तरफ नॉर्थ पोल बनेगा। तो साउथ और नॉर्थ दोनों साथ साथ बहेंगे, और सबसे पतले से पतला कॉइल आपने बना रखा है, उससे पतला नहीं किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, और इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण एक साइक्लिक करंट, एक सर्कुलर करंट बह रही है, और सर्कुलर करंट बह रही है तो उसके दिशा के ऊपर निर्धारित करेगा एक सिरा। यदि इधर से हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन के चलने को, साउथ करंट यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये साउथ पोल बनेगा, और हम नीचे से देखें तो वो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी, और एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी तो वो बनेगा नॉर्थ पोल। तो एक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है उसके कारण भी एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी। कहां,
कॉइल के एक्सिस के लॉन्ग, और उस उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड का एक सिरा नॉर्थ पोल होगा और एक सिरा साउथ पोल होगा। तो ये देखो, ये सबसे छोटा से छोटा मैग्नेट है। एक इलेक्ट्रॉन के अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाने के कारण सबसे छोटा से छोटा मैग्नेट बनेगा, और इस छोटे से छोटा मैग्नेट जो बनता है इसको हम कहते हैं बोर मैग्नेटॉन। बोर ने एटॉमिक मॉडल की थ्योरी दी थी, तो उन्हीं के नाम पे यह है बोर मैग्नेटॉन। कम से कम मैग्नेटिक फील्ड जो हो सकता है वह एक इलेक्ट्रॉन के अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाने के कारण आता है, और यह जो मैग्नेटिज्म उसके साथ डेवलप करती है उसको हम कहते हैं बोर मैग्नेटॉन। और इस बोर मैग्नेटॉन का जो मैग्नेट बनेगा उसका एक सिरा नॉर्थ पोल होगा और दूसरी तरफ से देखें तो साउथ पोल होगा। तो इससे स्पष्ट है कि नॉर्थ और साउथ को सेपरेट नहीं किया जा सकता है, दोनों साथ साथ होंगे। यदि नॉर्थ होगा तो साउथ आएगा, यदि साउथ है तो नॉर्थ आएगा, दोनों साथ साथ होंगे। तो इसलिए इनक्लोज सरफेस के भीतर टोटल नंबर ऑफ पोल्स जो होगा, जितने नॉर्थ होंगे उतने ही साउथ होंगे, और इसलिए टोटल सम इसका 0 हो जाएगा। इसलिए राइट हैंड साइड पे हमने 0 लिख रखा है, और इसी को कहते हैं मोनोपोल। मोनोपोल मीन्स सिंगल पोल, डज नॉट एग्जिस्ट इन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में सिंगल पोल की वजूद नहीं होती, सिंगल पोल नहीं पाया जा सकता है। जबकि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पॉजिटिव चार्ज पा सकते हो, प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल पा सकते हो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इंडिपेंडेंटली इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल ये पाया जा सकता है। और ये पाया जा सकता है तो वहां कहते हैं मोनोपोल डज एग्जिस्ट इन इलेक्ट्रिसिटी इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, बट मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट इन मैग्नेटिज्म, और जिसके कारण राइट हैंड साइड इसका 0 होगा। ठीक। तीसरा नियम हम लिखते हैं जो ऑलरेडी अलग ढंग से इसके लिए भी कार्य किया गया था, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को आपस में कनेक्ट करता है। मैंने बताया था एम्पियर का एक्सपेरिमेंट, एम्पियर्स सर्किटल लॉ ये कहलाता है, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ एम्पियर सर्किटल लॉ ये स्टेट करता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। अब एक नया टर्म फिर आ गया, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जानते हो, ईएमएफ। तो जैसे ईएमएफ होता है वैसे ही मैग्नेटिक सिस्टम में मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है, एमएमएफ होता है। तो एमएमएफ, द टोटल एमएमएफ, that is the line integration of magnetic induction over a closed path over a closed contour। अभी लाइन इंटीग्रल कहां से हम ला दिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए आपने पढ़ रखा है E डॉट dl, इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस का गुणा किया जाए, लंबाई का गुणा किया जाए तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनता है EMF। और यह कंसीडर किया जाए लेकिन क्लोज्ड पाथ के ऊपर, जैसे मान लीजिए ये कोई क्लोज्ड पाथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगी है, ई के अंतर्गत ये इतना डिस्टेंस चलता है, तो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स इसके लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई डॉट dl के बराबर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में आप संबंध जानते ही। इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू dB बाई dx, और dB बाई dx जिस डायरेक्शन में काम करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके उल्टे डायरेक्शन में काम करता है, इसलिए एक यहाँ निगेटिव साइन लगाते हैं। वो तो मैग्नीट्यूड केवल हम कंसीडर करेंगे, साइन तो उनके डायरेक्शन को बताता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, लेकिन जब dB बाई dx कर देते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट करते हैं,
तो ये किसी निश्चित दिशा में काम करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर ही वेक्टर के बराबर हो सकता है, तो dv बाई dx भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। और दोनों एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में काम करते हैं, इसलिए माइनस साइन का प्रयोग कर रहे हैं। जैसा माइनस साइन का हम प्रयोग कर रहे हैं, ये आप ऐसे भी जानते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द टू पॉइंट्स, पोटेंशियल यदि V लगाया जाए, उनके बीच की दूरी L हो, तो V बाई L वोल्ट पर मीटर, ये यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के वोल्ट पर मीटर। वोल्ट में लंबाई का भाग दे दिया जाए, दो पॉइंट के बीच की दूरी यदि L हो, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V हो, तो V बाई L की सहायता से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी। तो इसलिए पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी E इंटू एल। यह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द लेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड गुणे लंबाई द्वारा इसको निकाल सकते हैं। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स उसी तरह से पोल को हम चलाएंगे ओवर ए क्लोज सरफेस, तो एम्पियर सर्किट लॉ पहले स्टेटमेंट लिख लें। इट स्टेट्स दैट मैग्नेटोमोटिव फोर्स that is line integral of magnetic induction, E की जगह पर B आ जाएगा, line integral of magnetic induction B ओवर ए क्लोज्ड पाथ, लेकिन पाथ बंद होना चाहिए, ओवर ए क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड कंटूर इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स म्यू जीरो, वही जो यहां प्रयोग आपने किया, म्यू जीरो टाइम्स the total current थ्रेडिंग जो उसे पियर्स करता है, जो उसे पास करेगा। ये जैसे क्लोज पाथ है, क्लोज पाथ से कुल कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। अब कहेंगे कितनी धारा कैसे निकालेंगे, तो मैं ऐसे बता दे रहा हूं। एक सिंगल तार है, सिंगल तार से मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाल लिया। यदि उसी तरह के n तार पास हो रहे हो, सबसे समान धारा पास हो रही हो, तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस्ड होगा उसकी वैल्यू आप n टाइम्स कर देते हो। तो यही है टोटल करंट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग, थ्रेडिंग माने जो इसे गुजर रही है, जो उसे पास हो रही है, थ्रेडिंग द क्लोज्ड पाथ। मुझे लगता है नीचे वाला दिख रहा है, नीचे वाला दिख रहा है, ठीक। तो ये हो गया एम्पियर सर्किट लॉ, इसको कहते हैं। एम्पियर ने इसको किया था, एम्पियर ने ये पाया था कि जब एक धारा किसी तार से बहती है, तो धारा के बहने के कारण धारा के लंबवत प्लेन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर जाती है। एम्पियर सर्किट लॉ के रूप में उसे लिखते हैं। इट स्टेट्स दैट MMF मैग्नेटोमोटिव फोर्स equivalent to electromotive force in electrical system, that is line integral of magnetic induction B over a closed path is equal to mu 0 times the total current threading the closed path। और इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हो, ये आपने बना ही लिया हो, तो जानते ही थे, मैं समझाने के लिए इसको केवल लिख दिया था। तो इसको देखिए मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स B डॉट dl, अभी मैंने बताया था V की वैल्यू E इंटू एल के बराबर होगा, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देगा। यहाँ मैग्नेटोमोटिव फोर्स है B इंटू dl,
considered line integral of magnetic induction B over a closed path. This has been considered over a closed contour. Closed path के ऊपर इसको consider किया गया. This is equal to mu 0 times the total current threading the closed contour. Mu 0 times the total current threading the closed contour. ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है या मैथमेटिकल रूप है जिसकी सहायता से एम्पियर सर्किटल लॉ को हम प्रदर्शित कर सकते हैं. और ये है, इट स्टेट्स दैट मैग्नेटोमोटिव फोर्स that is line integral of magnetic induction B over a closed path is equal to mu 0 times the total current threading the closed path, closed contour. और एक चौथा नियम और है जिस पर भी आधारित होता है मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन, और चौथा नियम है फैराडे. ये भी आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा रखा है. मैं कोई नई चीज आपको नहीं बता रहा, सारा आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा रखा है. बस इसके एनालॉगस मैग्नेटिज्म में क्या स्वरूप होगा, एक इक्वेशन मैंने लिखा. गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जानते हो, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स लिखा गया, फिर एम्पियर सर्किटल लॉ आप जानते हो, एंड देन फोर्थ इज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. और फैराडे लॉ में आप जानते ही हो द इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड, और इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड जो है, तो पहले मैं भाषा इसकी लिख दूं. द इंड्यूस्ड EMF, द इंड्यूस्ड EMF, देखो यहां मैग्नेटोमोटिव फोर्स का इस्तेमाल किया था, इसको VDL से एक्सप्रेस किया था, तो यहाँ EMF आ गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको EDL से रिप्रेजेंट करेंगे जहां आवश्यकता पड़ेगी. पहले फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिख लें. द इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड इज proportional to rate of change of magnetic flux. मैग्नेटिक फ्लक्स, ये स्टेटमेंट है. द इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. इसको लिखा जाता है मैथमेटिकली द इंड्यूस्ड EMF स्मॉल ई, और आगे हम इसको यूज करेंगे. स्मॉल ई की जगह पर यही लिखेंगे E.dl ओवर ए क्लोज्ड पाथ, जो मैंने फिगर भी पहले बनाई थी. लेकिन अभी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जैसे लिखा जाता है, आपसे पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, तो उस ढंग से डिफिनीशन भी है. द इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. तो E इज इक्वल टू द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज 1, हाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. The induced EMF is proportional to rate of change of magnetic flux, where phi is the magnetic flux. और मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कैसे लिखेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखा है, मैग्नेटिक फ्लक्स को लिखा है, तो इस ढंग से इसको लिखा जाएगा B.ds. जहां जरूरत पड़ेगी वैसे कर लेंगे. फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के संदर्भ में एक चीज और आपने पढ़ा होगा कि यह सदैव अपने काज का ही विरोध करता है. The produced EMF is always opposing its own cause, जिसको लेंज लॉ कहते हैं. तो लेंज लॉ के कारण एक यहाँ निगेटिव साइन रख दिया जाता है. तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी. द माइनस साइन चाहे लिख लीजिए, द माइनस साइन, द निगेटिव साइन
is due to Lenz law. लेंज लॉ। तो ये चार बेसिक नियम है जो मैग्नेटिज्म के क्षेत्र में जो लोग काम करते थे और इलेक्ट्रिकल सिस्टम के क्षेत्र में काम करते थे उन लोगों ने अलग अलग ढंग से इन बेसिक इक्वेशन के बारे में अध्ययन किया था। और ये चारों इक्वेशंस हैं गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, एम्पियर सर्किटल लॉ एंड फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यही आधार बनते हैं मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इक्वेशंस के लिए। और हम चार इक्वेशंस डेवलप करेंगे और वो चार इक्वेशंस ऐसे होंगे। मैक्सवेल फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज बेस्ड ऑन गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैक्सवेल सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। यहाँ थोड़ा क्रम उल्टा हो जाता है। हालांकि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाद का इन्वेस्टिगेशन है। एम्पियर सर्किटल लॉ डीसी से संबंधित है, ये पहले आ गया था। लेकिन थर्ड इक्वेशन इज बेस्ड ऑन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड द मैक्सवेल्स फोर्थ लॉ इज बेस्ड ऑन एम्पियर सर्किटल लॉ। किस तरह से ये बेस करता है, क्या इसका आधार है, इसको मैं फिर अगले टर्न पे आपको बता दूंगा। लेकिन एक चीज और यहीं बता दूंगा आपको कि जैसे आपने डिस्प्लेसमेंट करंट से परिचित हुए थे लास्ट टर्न पे, डिस्प्लेसमेंट करंट को जाना था, वैसे ही एक और नए पैरामीटर का प्रयोग किया जाएगा मैक्सवेल्स इक्वेशन को डिराइव करने के पहले, और इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्योंकि जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के रूप में जो इक्वेशन हमको प्राप्त है वह केवल स्टेडी करंट के लिए है, स्टैटिक करंट के लिए है, डीसी करंट के लिए है। लेकिन यहाँ पर एसी एज वेल एज डीसी दोनों का प्रयोग करेंगे। देखो एसी यहाँ से आ जाती है। देयर इज ए टाइम वेरिएशन हैज बीन कंसीडर्ड। यहाँ कोई टाइम वेरिएशन नहीं है, यहाँ कोई टाइम वेरिएशन नहीं है, यहाँ कोई टाइम वेरिएशन नहीं है। तो अब टाइम वेरिएशन भी आ रहा है, इसलिए इट इज नॉट ओनली द केस ऑफ स्टैटिक ओनली द स्टेडी करंट द डीसी करंट, डीसी के साथ साथ अब अल्टरनेटिंग करंट का भी इसमें जिक्र आएगा। और इसलिए हमको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि वह एसी और डीसी दोनों के लिए वैलिड हो, वेरिंग केसेस के लिए और नॉन वेरिंग केसेस दोनों के लिए वैलिड हो। तो हम फिर आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से परिचय कराएंगे और उसके बाद मैक्सवेल्स के चार इक्वेशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इक्वेशंस के वो मैं डेवलप करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।